उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों हमने चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म किया था रियल नंबर का, और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल अरिथमेटिक। तो ये चैप्टर 3 जो कि पेज नंबर 33 पर ये मौजूद है। तो आज हम इनको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक डिफिनीशन है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम पहले रेशो को समझेंगे कि रेशो क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेशो का डिफिनीशन लिखा है। रेशो का मतलब है द रेशो इज़ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट, और रेशो इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। रेशो का मतलब ये होता है कि जब हम किसी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, लेकिन उन दोनों क्वांटिटी का यूनिट क्या हो, सेम हो, तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? दरअसल में इस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। अब जिन दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं, तो ये बात जहन में रखिए कि इन दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक बॉटल लेता हूँ। चलो मैं ये एक बॉटल ड्रा कर देता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि इस बॉटल को कंपेयर करें, तो आप सोचेंगे कि इस बॉटल को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इस कंपैरिजन के लिए मैं एक दूसरा बॉटल भी ड्रा कर देता हूँ। तो ये है फर्स्ट करें बॉटल ए, ये है बॉटल बी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन हम इसका किस तरह कर सकते हैं? हम इसका कंपैरिजन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की कर सकते हैं। मतलब पहले कि इन दोनों में इसका वज़न किस बॉटल का वज़न ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका कंपैरिजन वेट के लिहाज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका वेट के लिहाज से, तो दोनों वेट के लिहाज से हम करेंगे, तो इसलिए ये कहते हैं कि इस दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसकी हाइट के लिहाज से भी कर सकते हैं कि इसका हाइट कितना है, इसका हाइट। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें वेट की बात करते हैं और इसमें हाइट की, तो दोनों यूनिट फिर अलग है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। मतलब दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम वेट की बात करते हैं तो इन दोनों को हम वेट के लिहाज से कंपेयर करेंगे, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इन दोनों को हम हाइट के लिहाज से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस तरह इसकी वॉल्यूम इसमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इन दोनों में हम फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम की लिहाज को इसको कंपेयर करेंगे। तो ऐसे कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? जब दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे कि ये क्वांटिटी मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इस कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो, ठीक है। अब रेशो के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ, इसके अलावा फिर इसको समझते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम फ़र्ज़ करें रुपीज़ की बात करते हैं, तो हम रुपीज़ और रुपीज़ के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। इस तरह नहीं है कि हम रुपीज़ और डॉलर के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, तो ये फिर क्या होगा, ये फिर गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास में जाते हैं और वह हम कहते हैं कि चलो आपका कल टेस्ट है, और जिसने टेस्ट में फ़र्स्ट पोजीशन, जो कोई टेस्ट में फ़र्स्ट पोजीशन लेता है को, तो उसको हम 500 रुपीज़ देंगे, और जो स्टूडेंट सेकंड पोजीशन लेता है तो उसको हम 400 रुपये देंगे, ठीक है। तो अब हमने फ़र्ज़ करे टेस्ट लिया और इसमें दो स्टूडेंट है। पहले का नाम फ़र्ज़ करे फॉर एग्ज़ाम्पल अयान नाम है, और दूसरे का नाम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल शायान है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है इसने पहला पोजीशन लिया, तो इसको हमने कितने रुपए दिए, 500। और ये जो दूसरा स्टूडेंट है इसको हमने कितने रुपीज़ दिए, इसको हमने 400, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों अमाउंट को। तो हम इसका कंपैरिजन इस तरह लिखेंगे 500, और यहाँ पर हम ये
कोलोन का निशान लगेंगे, फिर 400। तो हम इसको इस तरह कहेंगे 500 रेशो 400। इसका मतलब ये है कि इसको हम कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए जब हम इसको अभी कंपेयर करते हैं तो एक बात ज़हन में याद रखिए कि इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि जब दो क्वांटिटी को हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी ए है, रेशो बी है, ए रेशो बी, तो ए रेशो बी को हम फ्रैक्शन में बी लिख सकते हैं। इसको हम ए ओवर बी, ये हमें न्यूमरेटर है हमारा और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ पर देखिए इसमें कटिंग हो रही है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इस तरह हम इसमें कटिंग कर सकते हैं कि ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाए, तो इनसे आंसर क्या आएगा 5/4। या इस तरह हम यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हैं, इन टू ज़ीरोज़ को इन टू ज़ीरो के साथ कैंसिल करें। अगर इस तरह नहीं करते तो 100 पे हम इसको काट सकते हैं, 100 4 ज़ार 400, 100 5 ज़ार 500। तो इसका आंसर आ गया 5/4, जो कि क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म मतलब मुख्तसर फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख के जब हम किसी दो अमाउंट या कोई दो क्वांटिटीज़ हैं हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसको हमेशा हम के लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। अब इसका रेशो आ गया 5/4। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पहला बंदा 5 रुपये लेता है तो इसके बदले में ये जो दूसरा बंदा है, ये जो दूसरा स्टूडेंट है, वो कितना रुपये लेता है, 4 रुपये लेता है। अब अगर इसको हम डबल दें इसका, तो ये कितने रुपए, 5 का डबल कितना होता है 10। तो अगर ये स्टूडेंट जो है अयान वो 10 रुपये लेता है तो इसके बदले में इसका डबल कितना आता है 8। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन आ गई कि 5/4 का मतलब ये है कि ये 5 रुपये लेता है और इसके बदले में ये 4 रुपये लेता है, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ फर्ज करें 10 मल्टीप्लाई करें तो 5 10 ज़ार 50। तो अगर ये 50 लेता है तो इसके साथ भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 ज़ार 40। तो इसके बदले में कितने पैसे लेता है, 40 रुपये लेता है। तो ये जो कंपैरिजन हम करते हैं इस कंपैरिजन को दरअसल में क्या कहते हैं, रेशो। तो सिंपली जनरल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे कि अगर दो क्वांटिटी है, फर्ज करें एक का नाम x है और दूसरी का नाम y है, ठीक है। तो हम इसको रेशो फॉर्म में इस तरह लिखेंगे x रेशो y। और ये कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ये लोवेस्ट, इसमें हम कैंसलेशन करेंगे और ये लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये था रेशो। फिर इसके बाद है टॉपिक जो कि बुक में पहला टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब टू रेशोज इक्वल हो जाए, टू रेशोज बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये बात समझिए कि जब हमने पढ़ा कि रेशो में जो है, रेशो में टू क्वांटिटीज़ होते हैं, क्योंकि टू क्वांटिटी की कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी ए है और दूसरा क्वांटिटी क्या है, बी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसको हम रेशो बोलेंगे। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे ए रेशो बी। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी होगी, ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास दूसरा क्वांटिटी है, फिर इसका नाम सी है और दूसरे का नाम क्या है, डी है। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसको हम इस तरह लिखेंगे सी रेशो डी। अब अगर ये रेशो और ये रेशो ये दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको इस तरह जाहिर करते हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, सी रेशो डी की। तो ये जो इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज आते हैं तो इस इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। तो हम इसको कहेंगे अब कि ये दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी। इक्वलिटी के लिए हम डबल कोलोन यूज़ करेंगे। तो हम इसको इस तरह अनाउंस करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे, ए रेशो बी इज़ प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो रेशोज़ है ये इक्वल है, ठीक है।
अब दो रेशोज़ कब इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वही जानेंगे कि टू रेशोज़ कब इक्वल होते हैं। फर्ज करें एक बंदा है, इसका नाम ए है, इसके साथ 5 रुपीज़ है। इस तरह दूसरा बंदा है, इसका नाम बी है और इसके पास फर्ज करें 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह कंपेयर करते हैं 5:10। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आएगा 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1:2। 1:2 का मतलब ये है कि अगर ये जो ए बंदा है, अगर इसके पास 1 रुपीज़ है तो इसके बदले में इस बी बंदे के पास कितने होंगे, इसके पास 2 रुपीज़ होंगे, ठीक है। तो ये इसका कंपेरिजन हो गया। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों नंबर्स को, जो रेशो में ये जो दो नंबर्स है, इसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 2 के साथ मतलब अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरह अगर हम 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें और 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, चलो हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो या चलो 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ार 15 और इसके साथ बी हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 3 ज़ार 5 3 ज़ार 15, 10 3 ज़ार 30। तो अब ये हमारे पास और दो क्वांटिटीज़ आ गए। अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो दोनों आ गए, ये अब क्या है, ये अब सेम है, क्योंकि प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ जो आते हैं, प्रोपोर्शन इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ जब आते हैं तो वो किस तरह आती है कि हम किसी रेशो के साथ, इसके जो पहला नंबर है और इसका जो दूसरा नंबर है, तो इसके साथ हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जो नई रेशो आती है तो ये इससे आती है, तो ये हमेशा क्या होती है, ये पहले वाले रेशो और दूसरे वाले रेशो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये अगर हमारे पास सी है और ये डी है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करें 15:30 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, तो इससे आंसर भी क्या आ गया 1:2, जो कि इसका आंसर भी 1:2 है और इसका भी। तो ये दरअसल में क्या है, सेम है, ठीक है। एक बात और, रेशो में जो हम दो क्वांटिटीज़ लिखते हैं ए रेशो बी, तो इस पहली क्वांटिटी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। और ये जो दूसरा क्वांटिटी है इसको हम कंसीक्वेंट बोलते हैं। पहले को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरी क्वांटिटी को हम कंसीक्वेंट। तो ये है एंटीसीडेंट, रेशो में पहला जो नंबर होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और ये दूसरा जो नंबर है इसको हम कंसीक्वेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोपोर्शन में हम बात करते हैं, तो रेशो में दरअसल में टू क्वांटिटीज़ है, और अगर हम इसको ये जो रेशो है, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर इस एंटीसीडेंट को हम रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर। अब यहाँ प्रोपोर्शन में देखिए, इसमें दरअसल में 4 क्वांटिटी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ है और इस तरह सेकंड और थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड को हम कहते हैं मीन ऑफ प्रोपोर्शन। मीन ऑफ प्रोपोर्शन सिंपल हम इसको मीन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन क्वांटिटी है, और ये जो फर्स्ट और लास्ट है इसको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमें फर्ज करें टू क्वांटिटीज़ दी जाए, टू रेशोज़ दी जाए, और हमसे ये कहे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, प्रोपोर्शन में मतलब ये है कि ये इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ 5:10 इज़ प्रोपोर्शनल टू 15:30। अब हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये दरअसल में इक्वल है या नहीं है। तो हमने पहले कहा था कि ये इक्वल है, तो यहाँ पर एक फार्मूला है जिससे इस फार्मूला के यूज़ करते हुए हम ये चेक करेंगे कि ये जो दो रेशोज़ हैं ये वाकई इक्वल है या नहीं है। तो फार्मूला यही है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर हम मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोपोर्शन में है, और अगर इसका आंसर सेम नहीं आता तो ये प्रोपोर्शन में फिर नहीं है, ठीक है।
तो चलो पहले हम मीन को मल्टीप्लाई करते हैं। मीन कौन सी वैल्यू है 10, जो सेकंड और थर्ड है ये मीन है। 10 मल्टीप्लाई बाई 15, सारा फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो एक्सट्रीम है। 5 मल्टीप्लाई बाई 30, 10 15 आर 150। इस तरह 5, अगर 5 के साथ हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी क्या आता है 150। तो दरअसल में ये दोनों आंसर क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये प्रोपोर्शन, ये जो दो रेशोज है ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, इज़ 2:7 इज़ प्रोपोर्शनल टू 9:5। इसका मतलब ये है कि क्या ये दोनों रेशो सेम है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं, हम इसको इस तरह वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, ठीक है। तो चलिए उसकी वेरीफाई करते हैं। हम इस तरह लिखेंगे, एज वी नो, ये हमें मालूम है, एज वी नो दैट product of mean equal to product of extremes। अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, इक्वल है, ठीक है। और अगर सेम नहीं आती तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इक्वल। तो हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 9, और इस तरह एक्सट्रीम को 2 मल्टीप्लाई बाई 15। तो 9 7 63 और 2 15 क्या आता है 30। तो दरअसल में ये दोनों जो है ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है 63 डज नॉट इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये है कि 2:7 एंड 9:15 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर हम इसको देखें 2:7 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर हम 9:15 को देखें और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15। तो इसका रेशो 3:5 आता है और ये 2:7 है, जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये दरअसल में सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद बुक में प्रोपोर्शन की दो टाइप्स दिए गए हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब टू क्वांटिटी विल बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दो क्वांटिटियों को हम कहेंगे कि इसके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर इसमें ये दो पॉइंट्स हो, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आता है, ये जो एरो हमने ऊपर यूज़ किए, जिसका एरो जो है ऊपर की तरफ है, तो ये इसका मतलब ये इसमें इंक्रीज आ रहा है, तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आएगी, ठीक है। इस तरह अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज आता है तो इस दूसरी क्वांटिटी में फिर क्या आएगी, इसमें फिर भी तो दूसरे भी में भी डिक्रीज आएगी। इसका मतलब ये है, चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं एक टेबल ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेन और यहाँ पर इसका प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वो एक पिन की कीमत क्या है, फॉर एग्जांपल प्राइस इसका 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह दो पिन के प्राइस कितने होंगे, 10 रुपीज़। इस तरह 3 पिन के प्राइस 15 रुपीज़, 4 पिन के प्राइस 20 रुपीज़, इस तरह 5 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पिन की प्राइस है 5 रुपीज़, तो दो पिन की प्राइस कितनी होगी 10 रुपीज़। इस तरह 3 पिन की प्राइस 15 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए जब हम पिन की तादाद को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके साथ ये प्राइस जो है इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। 1 पिन 5 रुपीज़, 3 पिन 15 रुपीज़, तो ये सेम मकदार में इंक्रीज़ होता है, मतलब 5 रुपीज़ इसमें इंक्रीज़ आता है। वहाँ एक पिन ऐड होता है तो इसमें 5 रुपीज़ की इंक्रीज़ आता है। तो इस प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे कि जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान
डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक में इंक्रीज़ आता है तो दूसरे में भी इंक्रीज़ आएगी, ठीक है। और अगर एक में डिक्रीज़ आता है तो दूसरे में भी, अगर हम कहें कि 5 पिन की तादाद 25 रुपीज़ है, तो अगर इसको हम डिक्रीज़ करें 4 पिन, तो 4 की प्राइस कितने होंगे 20, तो 25 से ये डिक्रीज़ होगा 20 आ जाएगा। इस तरह 3, यहाँ एक पिन कम हुआ है तो 20 से 5 कम होगा तो इसकी प्राइस कितना आएगा 15। तो अगर एक में इंक्रीज़ आता है तो दूसरे भी में इंक्रीज़ आएगी, और अगर एक में डिक्रीज़ आता है तो दूसरे में भी डिक्रीज़ आएगी, ठीक है। तो चलो अगर हम पिन को एक वेरिएबल की थ्रू रिप्रेजेंट करें, इसको हम x बोले और इसको हम y, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। x डायरेक्ट वेरिएशन को हम इस तरह लिखेंगे, x प्रोपोर्शनल टू y। ये जो सिंबल हम यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है x इज़ प्रोपोर्शनल टू y। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर x में इंक्रीज़ आता है तो y में भी इंक्रीज़ आएगा, और अगर x में डिक्रीज़ आता है तो y में भी डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। इसके अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वलिटी में तब्दील करेंगे, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू, फिर इस वेरिएबल के साथ हम k मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोचेंगे कि ये हम इसके साथ k क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ कि 6 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर 6 में इंक्रीज़ आता है तो 2 में भी इंक्रीज़ आएंगी, और अगर 6 में डिक्रीजिंग आता है तो इसमें भी डिक्रीज़ आएगी। अब हम अगर इसको इक्वलिटी में ले जाते हैं तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 6 इज़ इक्वल टू 2, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि 6 और 2 तो इक्वल नहीं है। तो हम इसके साथ एक कांस्टेंट ज़रूर मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई के 2 के। मतलब ये है कि अगर हम 2 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये दोनों क्या आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर अगर 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें 3, तो 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो 2 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 3 इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर हम इसको इक्विलिटी में तब्दील करते हैं तो इसके साथ ज़रूर क्या मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई होगा। अब जो दो क्वांटिटी है वो पहले से इक्वल है, 5 इज़ प्रोपोर्शनल टू 5, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। तो हम इसके साथ भी 5 इज़ इक्वल टू 5k, अब 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये दोनों इक्वल है आ जाए, तो ये दोनों पहले से इक्वल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 के की जगह हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 1 ज़ार 5। तो मतलब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वलिटी में लाते हैं तो इस नंबर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर के साथ हम के ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 1 लगाते हैं, ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड हम कैसे आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 लगाते हैं तो 1 इज इक्वल टू के जो है ये कांस्टेंट है, और y की जगह हम क्या लगाएंगे 5, तो 5 के 5 या 5 के। तो अब हम अगर के फाइंड आउट करते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो इसका आंसर आएगा 1 और 5 इज इक्वल टू के। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू है 1 और 5, तो यहाँ पर हर केस में इसकी वैल्यू 1 और 5 ही आएगी। अगर हम x की जगह 2 लगाते हैं, 2 इज इक्वल टू के वाई, और y की जगह 10, तो 10 के डिवाइड बोथ साइड बाई 10, 10 1 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 1 और 5 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कांस्टेंट हमारा आ रहा है ये ईच केस में सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह प्रोपोर्शन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज आता है तो दूसरे में भी, अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज आता है तो दूसरे में भी क्या आता है, डिक्रीज ही आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि
जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज आता है तो दूसरे में वो डिक्रीज आएगी, ठीक है। या एक क्वांटिटी में डिक्रीज आता है तो दूसरी क्वांटिटी में क्या आएगी, इंक्रीज आएगी, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास स्पीड है और टाइम है, ठीक है। हम एक गाड़ी में सफ़र करते हैं तो स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारी स्पीड जो है, गाड़ी की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो वो पहुंचने के लिए हम कहीं जा रही है, अगर वो 5 स्पीड से जा रहा है तो फर्ज करें टाइम जो है वो हम आवर में कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पहुंचने में 18 आवर लगते हैं, ठीक है। अब इस तरह होता है कि गाड़ी की स्पीड अचानक तेज़ हो जाती है और वो 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है। तो जब वो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो ये टाइम क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब गाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है तो हमारा टाइम जो है वो लेस कंज्यूम होगा। तो अगर स्पीड जो है वो 10 तक गई तो टाइम वो कितना लेता है, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 9 घंटे लेता है। इस तरह अगर ये स्पीड 10 से ज़्यादा चला जाए 15 तक तो यहाँ पर ये टाइम जो है वो भी कम हो जाएगा, 6 तक आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्पीड जो है वो 20 तक चला जाए तो परस करिए वो टाइम कितना लगता है, 4.5 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा स्पीड इंक्रीज़ होता है तो टाइम जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होता है। 5 स्पीड पर 18 आवर लेता है, स्पीड चला गया 10 मीटर पर सेकंड पर, तो इसका जो है टाइम वो हमारा स्पीड जो है गाड़ी का वो है 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहुंचने में हम 18 घंटे लेते हैं। अगर गाड़ी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो पहुंचने में 9 आवर लगते हैं, ठीक है। फिर इस तरह 15 हो जाए तो 6 आवर। तो यहाँ पर देखिए स्पीड में अगर इंक्रीज़ आता है तो या टाइम में क्या आता है, डिक्रीज़ आता है, ठीक है। स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर ये स्पीड डिक्रीज़ हो जाए तो टाइम में क्या आता है, इंक्रीज़ आता है। तो इस तरह रिलेशन को हम कहते हैं, ये क्वांटिटी जो है ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। चलो अगर हम स्पीड को x से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को y से, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, x प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो इसका मतलब जब ये 1/, फॉर्म में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन टू है। और जब ये इस तरह आता है x प्रोपोर्शनल टू y तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इसका मतलब है ये इनवर्स। तो x प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो इसको हम भी इक्वलिटी में लाएंगे, तो x इज इक्वल टू, तो हम ने यह पर कहा था कि जब हम इसको इक्वलिटी में लाते हैं तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, k। तो यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे k मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू के साथ 1/y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू k और 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो k 1 जार k डिवाइड बाई y, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। अब इन दोनों क्वांटिटी में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और ये यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर हम इस k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट। अगर हम x की जगह क्या लगाए, पाइप लगाए, ठीक है, इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई, और y की जगह हम क्या लगाएं, 18। तो ये जो डिनोमिनेटर में 18 है, k को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड से 18 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 18 हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। 18 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 18 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9, तो 90। तो 90 इज इक्वल टू क्या है, तो ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये कांस्टेंट ही रहेगी। अगर हम x की जगह 10 लगाए और y की जगह 9 लगाए, तो यहाँ पर अगर ये ये हम इस तरह करें कि यहाँ पर 10
इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 9। तो दोनों साइड से अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो या 9 से के साथ कैंसिल हो जाएगा और या 9 10 ज़ा 90 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो के जो है वो कांस्टेंट ही आ गई। तो ये हमारे पास दो प्रोपोर्शन थे, एक था डायरेक्ट और दूसरा था इनवर्स प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है वो 3.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।